हेलो एवरीवन, मैं अमितेश सिंह स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी विद अमितेश सिंह। तो आज हम क्लास 8 साइंस के थर्ड चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हुए हैं, जिसमें कि आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को बहुत ही अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए हमारे लेक्चर के लास्ट तक बने रहें। ऐसा करने से आपको लेक्चर के लास्ट तक पेट्रोलियम टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, तो इसीलिए हमारे लेक्चर के लास्ट तक बने रहें। फिर एक बार शुरू करते हैं पेट्रोलियम टॉपिक को। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि आपके नोट्स में लाइनिंग क्यों है, तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हमने इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर दी थी, पढ़ा के ख़त्म कर दिया था, लेकिन बैड लक की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे फ़ोन का जो स्टोरेज था वो फुल हो गया था और आगे रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही थी। तो उसको कह रहा था फ्री करने के लिए, तो फ्री करते करते हमने गलती से आप लोग की रिकॉर्डिंग वाली वीडियो ही डिलीट कर दी। हम जानबूझ के नहीं किए थे, जैसे कि वो सेलेक्ट पहले से था और उस सेलेक्ट हुए फाइल में आप लोग का वीडियो भी था, तो हमने क्लीन किया तो उसके साथ आप लोग की सारी वीडियो डिलीट हो गई, जिसके कारण हमें फिर दोबारा मेहनत करके इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है जिसका नाम है व्हाट इज़ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम इज़ ए नेचुरल रिसोर्स फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, यानी जो पेट्रोलियम होता है एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी प्राकृतिक संसाधन है जो कि धरती के नीचे मिलता है। ठीक है, अब आगे, इट इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड, ये डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑर्डर, यानी इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही खराब होती है, अप्रिय होती है। ठीक है, मतलब इस पेट्रोलियम में से दुर्गंध आता है। सीधी सी बात कहा जाए तो इस पेट्रोलियम में से क्या आता है, तो दुर्गंध आता है। पेट्रोलियम इज ए फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, यानी ये पेट्रोलियम जो है वो भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल्स है, क्योंकि इसका निर्माण जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डेड रिमेन्स से होता है। ठीक है, वो कई मिलियन तक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर झेलते रहते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे इनका डेड बॉडी जो होता है वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है। वो आगे आएगा, अभी इसको और डिटेल में पढ़ा जाएगा आने वाले टॉपिक में। ठीक है, यहाँ तक ये समझिए कि पेट्रोलियम भी एक क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। क्यों है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स से मिल करके बनता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं वाई इट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम को पेट्रोलियम क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो द वर्ड पेट्रोलियम कम फ्रॉम टू वर्ड, यानी हमारा जो पेट्रोलियम वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, यानी पेट्रोलियम शब्द दो शब्द से मिलकर के बना है। पहला है पेट्रा और दूसरा है ओलियम। तो पेट्रा शब्द का मीनिंग होता है रॉक, पेट्रा शब्द का मीनिंग क्या होता है, तो रॉक होता है। और ओलियम शब्द का मतलब जो होता है वो होता है ऑयल। ठीक है, तो हमारा पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलके बना है, एक पेट्रा जिसका हिंदी मीनिंग होता है रॉक यानी चट्टान, और दूसरा वर्ड है ओलियम जिसका मतलब होता है ऑयल और हिंदी में बोले तो तेल। तो समझ में आया। तो सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोलियम का मतलब हो जाएगा रॉक ऑयल, बिकॉज इट फॉर्म फाउंड बिटवीन लेयर ऑफ रॉक, क्योंकि ये रॉक के लेयर के बीच में पाया जाता है, बीनीथ द अर्थ सरफेस, यानी जमीन के सतह के नीचे।
यानी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो पेट्रोलियम मीन्स होता है रॉक ऑयल, और रॉक ऑयल कहाँ पाया जाता है तो रॉक के लेयर के बीच में, और ये रॉक का लेयर कहाँ होता है तो ज़मीन के सतह के नीचे। ठीक, तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ पेट्रोलियम के बारे में, यानी कि पेट्रोलियम का यूज़ कहाँ होता है, आइए देखते हैं। तो पेट्रोलियम itself is not used directly for all purpose, यानी पेट्रोलियम को हम अपने सारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए डायरेक्ट रूप से हम यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस टू ऑब्टेन मैनी यूजफुल पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम को हम डायरेक्ट रूप से यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने के लिए इसको प्रोसेस्ड किया जाता है, और इसमें से जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उसको प्रोसेस्ड करके इसमें से ऑब्टेन किया जाता है, यानी निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। तो कोई अगर पूछेगा कि क्या पेट्रोलियम का डायरेक्ट यूज़ संभव है, तो पेट्रोलियम का डायरेक्ट यूज़ करना संभव नहीं है। उसको प्रोसेस्ड करके उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। अब हमने अभी बताया था कि पेट्रोलियम को डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें से यूज़फुल सब्सटेंस को ऑब्टेन किया जाता है और उस सब्सटेंस का हम यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से यूज़फुल फ्यूल यानी ईंधन हम उसमें से प्राप्त करते हैं और उसका हम उपभोग करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। कौन कौन से इम्पोर्टेंट फ्यूल होते हैं जिनको हम पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो फ्यूल क्या होता है, तो फ्यूल इज ए मटेरियल दैट इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट और पावर, यानी फ्यूल कहा जाए तो फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बर्न करके हीट और पावर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फ्यूल, कोई पूछेगा फ्यूल क्या होता है, तो फ्यूल एक ऐसा मटेरियल होता है जो खुद बर्न होता है और बर्न होने से उसमें से क्या निकलता है, तो हीट और पावर निकलता है, यानी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्यूल के बारे में, कौन कौन से फ्यूल जो होते हैं वो पेट्रोलियम से ऑब्टेन होते हैं। तो पहला है पेट्रोल, दूसरा है डीजल, तीसरा है केरोसिन, चौथा है पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये 4 फ्यूल जो होते हैं वो पेट्रोलियम से हमें प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोल क्या होता है, तो पेट्रोल यूज्ड एज ए फ्यूल इन मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार, यानी पेट्रोल एक ऐसा फ्यूल है जिसका यूज़ हम बाइक में यानी मोटरसाइकिल में, स्कूटर्स में और कार्स में इसका यूज करते हैं। उसके बाद से डीजल, डीजल भी एक ऐसा फ्यूल है जिसका यूज़ हम ट्रक में, ट्रैक्टर में और अदर हैवी व्हीकल यानी भारी गाड़ियों में इसका यूज किया जाता है। फिर आता है केरोसिन, तो केरोसिन भी एक क्या है, फ्यूल है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, यूज़ एज ए फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज, इसको भी हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, केरोसिन मतलब होता है मिट्टी का तेल। जो बच्चे गांव में रहे होंगे वो जानते होंगे कि मिट्टी का तेल से पहले के लोग दिया जलाया करते थे। ठीक है, तो वही केरोसिन है जिसको हम मिट्टी का तेल बोलते हैं। उसके बाद से अगला है पेट्रोलियम गैस। अब पेट्रोलियम गैस का भी यूज़ हम फ्यूल के रूप में करते हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के 4 फ्यूल हैं जिसको हम पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। तो पहला क्या है, पेट्रोल, दूसरा डीजल, तीसरा केरोसिन, चौथा पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब आगे हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड, यानी पेट्रोलियम कैसे फॉर्म्ड होता है, कैसे बनता है,
इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन, ये जो होता है इसका निर्माण स्टेप बाय स्टेप होता है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। मिलियंस ऑफ ईयर एगो, यानी मिलियंस ईयर एगो यानी मिलियंस वर्ष पहले ऑर्गेनिज्म लिव्ड इन सी, यानी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहाँ रहते थे? तो समुद्र में रहते थे। व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाई, जब वही ऑर्गेनिज्म मरे, देयर बॉडी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी, तो उनका जो मृत शरीर था, डेड बॉडी था, वो कहाँ सेटल्ड हो गया? तो समुद्र के बॉटम में, यानी समुद्र के नीचे तल में उनका बॉडी जाके इकट्ठा हो गया। ठीक है, उसके बाद से देयर रिमेन्स वेयर कवर्ड बाय लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और उनका जो डेड बॉडी था वो किससे ढकने लगा? तो सैंड के लेयर से, यानी बालू के परत से, और क्ले यानी कीचड़ से उनका जो शरीर था वो ढकने लगा, यानी कहा जाए तो उसी में दबने लगा। ठीक है, देयर रिमेन्ड बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, यानी इनका जो रिमेन्स था, इनका जो शरीर का अवशेष था, वो मिलियंस ऑफ ईयर तक वही बालू में और कीचड़ में दबा रहा, जिसके कारण क्या हुआ? देयर वाज एन अब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि उसमें हवा भी, उसको वहाँ पे हवा भी अब्सेंस था। ठीक है, दे वेयर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, अब उस पर क्या क्रिएट होने लगा? तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट होने लगा, और ऐसा मिलियंस ऑफ ईयर तक चलता रहा। ठीक है, स्लोली द डेड ऑर्गेनिज्म वेयर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, अब वही डेड ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे किस में ट्रांसफॉर्म्ड होने लगे, किस में परिवर्तित होने लगे? तो पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में वो चेंज होने लगे। अब इसी चीज़ को अगर शॉर्ट माइंड मैप के फॉर्म में अगर आप याद करना चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं। तो डेड मरीन ऑर्गेनिज्म, यानी समुद्र के जो जीव हैं उसको हम डेड मरीन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, बरीड अंडर सैंड एंड क्ले, अब वो जो मरे तो उनका जो अवशेष था वो किस में दबा रहा? तो सैंड और क्ले में दबा रहा। अब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पे हवा की कमी थी। एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, अब उस पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगने लगा। ऐसा कब तक चलता रहा? तो मिलियंस ऑफ ईयर तक ऐसा होता रहा। उसके बाद से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तब जाके वो जो डेड रिमेन्स थे, जो डेड ऑर्गेनिज्म थे, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए? तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में वो चेंज होने लगे। इसी के साथ ये जो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम जो है वो ख़त्म होता है। आशा है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब ये आगे जो बात हम करेंगे, वाई आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फाउंड एबव वाटर, यानी कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वाटर यानी पानी के ऊपर क्यों पाया जाता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर जनरली फाउंड एबव वाटर, यानी पेट्रोलियम का जमाव, डिपोजिशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? एबव ऑफ वाटर, यानी वाटर के ऊपर होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम देखेंगे कि पेट्रोलियम का डिपोजिशन हमेशा वाटर के ऊपर ही क्यों होता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस आर लाइटर देन वाटर, यानी कि जो ऑयल और नेचुरल गैस हैं वो वाटर से क्या होते हैं? लाइटर होते हैं, यानी हल्के होते हैं। दे डू नॉट मिक्स विथ वाटर, वे पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं। देयरफॉर
इन अंडरग्राउंड डिपोजिशन, इसी के कारण उनका अंडरग्राउंड डिपोजिशन क्या होता है, नहीं हो पाता है। नेचुरल गैस इज जनरली फाउंड एट द टॉप, यानी नेचुरल गैस हमेशा टॉप पे मिलता है। पेट्रोलियम इज फाउंड बिलो द नेचुरल गैस, यानी कि पेट्रोलियम जो होता है वो नेचुरल गैस के नीचे पाया जाता है। एंड वाटर फाउंड बिलो द पेट्रोलियम, और जो वाटर होता है वो पेट्रोलियम के नीचे पाया जाता है। इसका अरेंजमेंट आप लोग देख लेंगे, सबसे पहले ऊपर नेचुरल गैस, फिर पेट्रोलियम, फिर वाटर मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि वेयर इज पेट्रोलियम फाउंड, यानी पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पेट्रोलियम इज फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस बिटवीन लेयर ऑफ रॉक, यानी कि पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, तो जमीन के सतह के नीचे मिलता है और रॉक यानी चट्टान के लेयर के बीच में मिलता है, ठीक है। तो कहाँ पेट्रोलियम मिलेगा, तो पेट्रोलियम जमीन के अंदर चट्टान के सतह के बीच में मिलेगा। अब इम्पोर्टेंट लोकेशन इन इंडिया, अब भारत में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलता है, तो असम में मिलता है, गुजरात में मिलता है, फिर मुंबई में मिलता है, फिर रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी, यानी गोदावरी के रिवर बेसिन पे मिलता है, फिर रिवर बेसिन ऑफ कृष्णा, यानी कृष्णा नदी के बेसिन पे इसका जो पेट्रोलियम का जो मिलना है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो इन सारे जगहों पे पेट्रोलियम मिलता है, कहाँ कहाँ, असम, गुजरात, मुंबई, रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी और रिवर बेसिन ऑफ कृष्णा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम डिस्कवरी, यानी पेट्रोलियम के डिस्कवरी की हिस्ट्री की बात हम अब करने वाले हैं, यानी पेट्रोलियम कैसे खोजा गया, इसका क्या इतिहास रहा है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल, यानी विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया, तो इसके बारे में देख रहे हैं हम कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859, यानी विश्व का पहला तेल का कुआं यूएसए के पेंसिल्वेनिया नामक शहर में खोदा गया, जो कि 1859 में इसको खोदा गया, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो हमारा विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में खोदा गया, जो कि यूएसए में है, और डेट कितना था, तो 1859 था, ठीक है। पेट्रोलियम इन इंडिया, अब भारत में पेट्रोलियम कब इसकी डिस्कवरी हुई, तो इन 1867 ऑयल वाज स्ट्रक्ट एट मुकुम इन आसाम। अब भारत में आसाम में एक जगह है मुकुम, वहाँ पे पहले पेट्रोलियम, भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम आसाम में खोजा गया, ठीक है, जो कि आसाम के मुकुम एरिया में, ठीक है। तो यही है हिस्ट्री, यानी आपसे अगर कोई पूछे कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे सबसे पहले ऑयल वेल की ड्रिलिंग की गई यानी खुदाई की गई, तो आप लोग बताएंगे पेंसिल्वेनिया में, जो कि यूएसए में पड़ता है, और डेट कब था, तो 1859 था। अगर इंडिया में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे असम के मुकुम एरिया में सबसे पहले पेट्रोलियम क्या किया गया, डिस्कवरी की गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम का रिफाइनिंग क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि जो हमारा पेट्रोलियम है वो एक मिक्सचर है बहुत ही अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस का, ठीक है।
These substances need to be separated before they can be used. अब पेट्रोलियम को यूज़ करने से पहले ये आवश्यक है कि जो भी डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस इसमें मौजूद है उसको हम अलग कर लें, ठीक है। तो अब ये तो समझने वाली बात थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्ज़ाम में कि व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यानी जो भी डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो आगे दिया गया है वो है वेयर इज द रिफाइनिंग कैरिड आउट, यानी कि ये रिफाइनिंग की प्रोसेस कहाँ होती है। तो द रिफाइनिंग इज कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी, यानी पेट्रोलियम रिफाइनरी में ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग का कार्य होता है। अब हम बात करने वाले हैं पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। अब ये पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं, आइए इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी बहुत से अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्रोकेमिकल, यानी पेट्रोकेमिकल, यानी इन्हीं सभी सब्सटेंसेस को हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं। यानी जो पेट्रोलियम से जो भी हमारे सब्सटेंसेस मिलते हैं, निकलते हैं, उन्हीं को हम पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस कहते हैं। यूजेस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, अब पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ कहाँ करते हैं हम, तो इसको देखते हैं। पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, अब पेट्रोकेमिकल्स का यूज हम कई चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि क्या लिखा है, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, इसमें आ जाएंगे पॉलिस्टर, नायलॉन, एसाइलिक, पॉलीथीन और मैन मेड प्लास्टिक। तो ये सारे चीज़ें जो कि पेट्रोकेमिकल्स से बनते हैं। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में। इससे पेट्रोकेमिकल से फर्टिलाइज़र भी बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर सच एज यूरिया। अब जो हाइड्रोजन गैस होता है उसको हम नेचुरल गैस से प्राप्त करते हैं और उसी हाइड्रोजन का यूज करके हम एक फर्टिलाइज़र बनाते हैं, खाद बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यूरिया के नाम से जानते हैं। ये कैमरा हम नीचे करना भूल गए थे, सॉरी, एक बार फिर से देख लेंगे। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस obtained from natural gas is used in the production of fertilizer such as urea। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस होता है उसको नेचुरल गैस से प्राप्त किया जाता है और उसी हाइड्रोजन गैस का यूज़ करके हम एक फर्टिलाइज़र यानी एक खाद बनाते हैं जिसको हम यूरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आशा है कि पेट्रोकेमिकल्स आपको समझ में आए होंगे। तो पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंसेस हम पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, उसी को हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा है पेट्रोलियम में वो ये है कि वाई इज़ पेट्रोलियम कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, यानी पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना क्यों कहते हैं, इसको हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज, अब हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए क्या है, क्यों कहते हैं कि इट इज़ डार्क ब्लैक इन कलर, ये इसलिए ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये डार्क और काले कलर का होता है।
इट हैज़ ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, यानी ये व्यापार की दृष्टि से यानी पैसा कमाने की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रीज, ये ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री में भी क्या है, यूजफुल है। मैनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इट, इससे बहुत ही कीमती वस्तुएं हम इससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए पेट्रोलियम इज इक्वल टू ब्लैक गोल्ड, इसीलिए हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये पेट्रोलियम टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक बच गया है जिसका नाम है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का अगला लेक्चर बहुत जल्द आने वाला है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।